Hello friends, this is Vijay Singh and you are again welcome in your YouTube channel The Study with Chemistry. Today I will start a new topic of base of chemistry is atomic model of atom that are used for both classes 9 and 11. तो जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में कुछ टॉपिक स्टार्ट किए थे तो उस टॉपिक को हम आगे बढ़ते हुए आज एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक में सबसे पहले हम उसके कंटेंट को देखेंगे कि आज हम कौन कौन से टॉपिक को स्टडी करेंगे। तो टॉपिक को स्टडी करने से पहले हम ये देखेंगे कि एटॉमिक मॉडल क्या होते हैं, ठीक। क्योंकि जैसे कि अपनी टॉपिक है एटॉमिक मॉडल ऑफ एन एटम, तो सबसे पहले हम ये कंसिडर करेंगे कि एटॉमिक मॉडल होते क्या है। ओके, देन देखेंगे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ड्रॉबैक देखेंगे एंड बोर्स मॉडल देखेंगे। ओके, क्योंकि ये तीन ही जो स्टार्टिंग में एटम के बारे में क्रिएशन हुई थी तब उस टाइम ये तीन प्रिंसिपल काफ़ी फेमस थे, थॉमसन मॉडल एंड रदरफोर्ड मॉडल एंड देन लास्ट बोर्स मॉडल। तो मेनली जो थॉमसन मॉडल्स है उनका रोल तो केवल स्टार्टिंग में था, लेकिन बीच में सारा पार्टिसिपेट इन्होंने रदरफोर्ड सर ने किया था और उसके बाद बोर्स ने थोड़े से उन्होंने इसकी क्लैरिफिकेशन दे दिया। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एटॉमिक मॉडल क्या होते हैं। तो एटॉमिक मॉडल में सबसे पहले कंफर्म करने से पहले हमें देखेंगे कि हम मेनली तीन कौन कौन से मॉडल हमें स्टडी करने हैं। यानी कि एटॉमिक मॉडल को हम 3 टाइप में डिवाइड कर रखें। फर्स्ट है थॉमसन मॉडल, सेकेंड रदरफोर्ड मॉडल एंड थर्ड बोर्स मॉडल। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एटॉमिक मॉडल क्या होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मॉडल द एटम हैज ए थिनी dense positively charged are called a nucleus surrounded by a lighter negatively charged electrons। ओके, यानी कि कुछ एटॉमिक मॉडल जो सबसे लास्ट में प्रिंसिपल बन के आए थे, यानी कि डिस्कवरी तो पहले थॉमसन, रदरफोर्ड एंड बोर्स ने की, लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट निकल के आया उसको ही हम कहते हैं एटॉमिक मॉडल। तो एटॉमिक मॉडल में बेसिकली ये कंक्लूजन निकल के आया कि जो एक एटम होता है, ठीक, जो एटम होता है, एटम है जो 3 डेंस पॉजिटिवली चार्ज कोर और कॉल्ड न्यूक्लियस। यानी कि सपोज करिए यहाँ कोई एटम है, तो एटम मान सपोज ये एटम है, एटम का जो कोर पार्ट होगा यानी कि जो सबसे सेंटर के पार्ट होते हैं, सेंटर के पास को ही हम कहते हैं कोर, ठीक है। तो कोर पार्ट होता है काफी डेंस होता है और लाइटर होता है, यानी कि एक तरीके का वहाँ सारा पार्ट इसका इस एटम का सारा पार्ट यहाँ एक्ट करता है, ठीक। और ये जो पार्ट होता है और जो सेंटर होता है ये पॉजिटिव चार्ज होता है और अपने चारों तरफ से ये नेगेटिव चार्जों से ये सराउंड होता है। इस तरीके से एटॉमिक मॉडल का 1 पॉइंट यहाँ क्लियर होता है, ठीक है। और एटॉमिक मॉडल के सेकेंड पॉइंट को कंसिडर किया गया कि मान लेते क्या एक सन है और जो एटम जो होता है ये पूरा टोटल सोलर मंडल होता है, ठीक है, आई मीन सोलर सिस्टम है, ठीक है। और इसके जो प्लेनेट होते हैं, प्लेनेट जो होते हैं ये सारे प्लेनेट हैं इसके, ये इस सन के सराउंड ये ऐसे ऐसे मोशन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम एटॉमिक मॉडल को भी क्लियर कर सकते हैं। यानी कि मैं रिपीट करता हूँ, एटॉमिक मॉडल को सोलर सिस्टम से कंपेरिजन किया गया कि एटम सपोज करते हैं सोलर सिस्टम है और जिसमें जो सन होता है उसका सेंटर होता है और सेंटर के अराउंड जो प्लेनेट होते हैं वो सराउंड मूव कर रहे होते हैं। इस तरीके से एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन किया गया। तो आइए फर्स्ट प्रिंसिपल को देखते हैं, थॉमसन मॉडल। तो ये जो थॉमसन मॉडल है ये सर जोसेफ जेम्स थॉमस ने 1897 में गिवन किया था। इनका कंसेप्ट क्या था, पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। Thomson model, the atom is composed of electrons surrounded by a soup of positive charge to balance the electrons' negative charge. Like negatively charged pumps surrounded by a positive charge called coating. Okay. यानी कि थॉमसन सर ने कहा कि यानी कि जो भी एटम्स होता है, ठीक है, एटम के अराउंड जो उन्होंने कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वह यूनिफॉर्मली, जो पॉजिटिव चार्ज होगा या यूनिफॉर्मली एटम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे मान लेते हैं सपोज क्या है ये पॉजिटिव चार्ज हो गया
ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव है एंड अदर। तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये हर एक जगह एक जैसे हो गए, लेकिन यानी दोनों के बीच के डिस्टेंस जो है सेम हुई होगी, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके बीच ऐसे पॉइंट पे प्रेजेंट होते हैं जिससे कि वो सारा एटम पे जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल हो जाए, यानी कि जीरो हो जाए, ठीक। क्योंकि उन्होंने पहले कंपोज कर लिया था कि जो एटम होता है एटम फुल्ली न्यूट्रल होता है, ठीक। तो जितना ही पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज मैग्नीट्यूड का और साइन अपोजिट का प्रेजेंट होगा, जिससे कि सारा एटम तरीके का न्यूट्रल लेस हो जाएगा, चार्ज लेस हो जाएगा, यानी कि न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक। उसका एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने वाटरमेलन का एग्जाम्पल लिया। उन्होंने कहा जो पंप होता है वाटरमेलन का वह पॉजिटिव चार्ज होता है, जो कि पूरे वाटरमेलन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, और उस पंप के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए बीच बीच में कुछ जो पुडिंग होते हैं, यानी कि इसके जो सीड्स होते हैं या प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि सारा एटम ये न्यूट्रल हो जाता है, ठीक। लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट था 1904 में ये डिस्प्रूव हो गया, यानी कि कैंसिल हो गया, बिकॉज उन्होंने ये नहीं एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ओके। तो इस तरीके से थॉमसन मॉडल का ये लिमिटेशन भी है कि उन्होंने इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि किस तरीके से जो एटम एक दूसरे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक। तो इस तरीके से थॉमसन मॉडल क्लियर होता है। अब हम देखते हैं रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड जो मॉडल है ये बेसिकली एक तरीके से उन्होंने अल्फा स्कैटरिंग पे बेस्ड है, ठीक। अल्फा स्कैटरिंग पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक। अब एक्सपेरिमेंट के क्या क्या पॉइंट क्लियर हो जाते हैं उसको हम अभी देखते हैं। तो पहले स्लाइड को क्लियर करते हैं। दिस वाज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट विच अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड ऑन ए गोल्ड थिन फॉइल, ठीक है। यहाँ अल्फा पार्टिकल मैं बार बार कंसीडर कर रहा हूँ। अल्फा पार्टिकल का मीनिंग निकालना कि अल्फा पार्टिकल एक हीलियम पार्टिकल होता है, ठीक है, जिसमें 2 एटॉमिक नंबर होते हैं और एटॉमिक मास 4 होता है, ठीक। और इस पे हीलियम पार्टिकल पे एक तरीके का 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक, यानी एक तरीके का पॉजिटिव चार्ज होता है। इतना आपको क्लियर करना है, ठीक। मैं थोड़ा सा इस एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको बता दूं। यह जो गोल्ड की प्लेट होती है, यहाँ एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट इसलिए कंसीडर करते हैं ताकि ये अल्फा पार्टिकल को इमिट करते रहे, ठीक। ये गोल्ड फॉइल होता है। गोल्ड फॉइल की काफ़ी थिन शीट होती है। गोल्ड फॉइल इसलिए लेते हैं क्योंकि इसी गोल्ड की मेलेमेंट प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी होती है, यानी कि उसकी शीट बना काफ़ी पतली की पतली शीट बन सकती है, ठीक। और ये कुछ स्ट्रिप्स लगे होते हैं जिसको हम मेजर करते हैं। जब हम यहाँ अल्फा पार्टिकल यहाँ से ट्रांसमिट होता है तो यहाँ से मोस्टली जो जितने इरेगुलर इधर या इस एंगल में अल्फा पार्टिकल जाते हैं उसे ये लेड जो एलिमेंट होता है लेड ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक। बाकी जो बस स्ट्रेट वाली ही इसके आगे बढ़ पाती है, ठीक। तो जैसे मोस्टली जो रेज होती है यहाँ से जाती हुई है, लेकिन यहाँ से 1 डिग्री के एंगल पे, यहाँ के 1 डिग्री के एंगल पे लगभग अप्रॉक्सीमेट 99.8% जो होता है वो 1 एंगल डेविएशन से निकल जाती है, ठीक। मोस्टली लगभग मिनिमम 20,000 में से 1 रे ऐसी होती है जो जाती तो इस तरीके से, लेकिन ड्रॉप बैक आ जाती है, ठीक। और ड्रॉबैक इस वजह से आती है क्योंकि एटम का जो सेंटर पार्ट होता है ये भी पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक। और यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल जाती है ये भी पॉजिटिव चार्ज होती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से दोनों चार्जेस के साइज सेम होते हैं, इसलिए इन दोनों में रिपल्शन होता है, इस वजह से ये बाहर निकल जाता है। तो रदरफोर्ड ने देखा कि एटम का जो मोस्टली पार्ट एक इम्पटी पार्ट है, ठीक। और जबकि जो सेंटर के पार्ट पे काफ़ी कुछ न कुछ डेंस पार्टिकल है, ठीक। इन्हीं के बेसिस पे इन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन दी है। मोस्ट ऑफ एन अल्फा पार्टिकल, मैं मार्कर फिर से ले लूँ थोड़ा सा। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास विदाउट एनी हिंड्रेंस, यानी कि मोस्ट जो अल्फा पार्टिकल है बिना किसी हिंड्रेंस के पास हो जाते हैं, ठीक। हमने जैसे देखा सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ एट ए नोटिसेबल
एंगल, यानी कि जो हमने कहा था 1 डिग्री से एंगल से हल्के से ऐसे करके डिग्री हो जाती है इस तरीके से, तो मोस्टली पार्ट ऐसे कवर होते हैं। ठीक, वेरी फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल बाउंडेड बैक एट देयर ओरिजिनल पाथ, यानी कि हमने कहा कि लगभग 20,000 रे में से 1 रे ऐसे होते हैं जो वापस बाउंस बैक होते हैं। तो अल्फा ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे अल्फा पार्टिकल की सेटिंग पे रदरफोर्ड ने इन्हीं बातों को एक्सप्लेन किया था। अब रदरफोर्ड के हमको ड्रॉबैक को कंसीडर करते हैं। रदरफोर्ड ने ये कहा, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स the positively charged nucleus which is not expected to be stable but a charged particle in an accelerated motion along a circular path would continuously undergo lose energy and finally would fall into the nucleus। ठीक, उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वह उस सेंटर पार्ट के अराउंड मूव करता है। ठीक, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहती है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी पॉइंट के अराउंड मूव कर रहा हो जिसका एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन हो, तो वह पार्टिकल अपनी एनर्जी को लॉस करता है और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो अपनी एनर्जी को लॉस करके उसमें इनबिल्ट हो जाएगा, यानी कि उससे चिपक जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से एटम न्यूक्लियर होगा और लगभग 10 टू पावर -8 सेकेंड, ये लगभग 1 माइक्रोन सेकेंड से भी कम होता है। ठीक, इसके अंदर ये एटम न्यूक्लियर हो जाएगा। इसमें इन्होंने नो कमेंट कहा, जिसकी वजह से यह जो मॉडल है बेसिकली कुछ क्लियर नहीं हो पाया। ठीक है, तो इसको दूसरे बातों में क्या कंसीडर कर सकते हैं, दिस मेक्स एन एटम अनस्टेबल व्हाइल एटम आर क्विट स्टेबल। इसके बावजूद एटम स्टेबल होता है, यानी कि रदरफोर्ड ने एटम की स्टेबिलिटी के बारे में कुछ कह नहीं पाया। यानी ठीक, रदरफोर्ड मॉडल कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एटॉमिक मास of the atom as it postponed only the existence of proton in the nucleus। यानी रदरफोर्ड ने एटॉमिक मास के बारे में कुछ नहीं एक्सप्लेन कर पाया, बस उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस में एटम का प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। ठीक, अब इस ड्रॉबैक को रिवॉल्व करने के लिए कुछ कंसेप्शन है। मोस्ट ऑफ द पार्ट इन एन एटम इज एम्प्टी, यानी कि एटम का जो मोस्टली पार्ट होता है वह एम्प्टी होता है। There is positively charged center in an atom which contain nearly the whole mass of the atom. The center is called nucleus। ठीक, यानी कि सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज होता है which contain the whole mass of the atom, जो कि एटम का सारा मास कंटेन करता है और उस सेंटर को न्यूक्लियस कहा गया। ओके, the size of the nucleus is very small compared to an atom, और ये जो न्यूक्लियस का साइज है उस एटम के कंपैरिजन में काफी स्मॉल होता है। ठीक, इस तरीके से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई। ठीक, लेकिन अभी भी स्टेबिलिटी पे कुछ क्लियर कंसेप्ट नहीं आए थे। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी को एटम किसी पॉइंट के अराउंड घूम रहे होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे होते हैं, लेकिन उन्होंने स्टेबिलिटी के बारे में कुछ कमेंट नहीं किया है। अब उसके बाद जो थर्ड एटॉमिक मॉडल आता है उसे कहते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल जो थर्ड पॉइंट पर आता है, उन्होंने एटम की स्टेबिलिटी के बारे में क्लियर एक्सप्लेनेशन दे दिया। उन्होंने कहा एन एटम कंसिस्ट ऑफ हैवी पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, द होल मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। उन्होंने कहा प्रीवियस लाइन की तरह, जो एटम का जो होल मास होता है उस न्यूक्लियस पर वर्क करता है, यानी यह न्यूक्लियस के पास कंटेन होता है। द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इज डिफरेंट सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट और एनर्जी लेवल। यानी कि उन्होंने कहा कि सपोज करिए कोई एटम होगा, ठीक, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन ऐसे सर्कुलर में मूव कर रहे होते हैं, तो इनकी अपनी एक एनर्जी लेवल होती है या एक सर्टेन ऑर्बिट होती है। ठीक, इच एनर्जी लेवल इज एसोसिएटेड विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, और हर जो ऑर्बिट की अपने सर्टेन लेवल की एनर्जी लेवल होती है। द चेंज इन एनर्जी टेक्स प्लेस व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल। यानी जब भी कोई इलेक्ट्रॉन वन एनर्जी लेवल से यहाँ जंप लगाएगा उस समय एनर्जी भी ट्रांसमिट होती है या इमिट होती है। ठीक, तो इस तरीके से बोर्स मॉडल ने न्यूक्लियस के बारे में सारी बातों को क्लियर कर दिया, और साथ ही साथ किसी भी एटम में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी पे उन्होंने कमेंट कर दिया, जिस वजह से इस एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया। और आज की क्लास में बस इतना ही।
बाकी बातें हम कल देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।